हर जगह सिर्फ पूजा का नाम पूरे स्टेडियम में गूंज रहा होता है। स्टेडियम लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। एंकर माइक में पूजा का नाम अनाउंस कर रही होती है। The world best belly dancer award goes to Pooja from India. पूजा अपना नाम सुनते ही स्टेज पर चढ़ती है और अपना अवार्ड लेकर खुश होती है। तभी एंकर उसकी यहाँ तक पहुँचने की कामयाबी के पीछे की कहानी पूछती है। पूजा अपने हाथ में माइक लेती है और बोलती है, गुड इवनिंग टू ऑल माई फ्रेंड्स। इट्स माई प्लेजर टू शेयर माई जर्नी टू फ्रंट ऑफ यू। मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं इस बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने बारे में आप सभी को बता सकूं। पूजा अपने थुलथुले पेट से बहुत परेशान थी। वो अपना वजन तो कम करना चाहती थी, लेकिन उसकी लाख कोशिशों पर भी उसके पेट पर कोई असर नहीं पड़ता है। एक दिन तो फिटनेस कैंप भी ज्वाइन करती है और उसकी ट्रेनर रूही उसे वेट लूजिंग की एक्सरसाइज और टिप्स बताती है। तड़ासन और मत्यासन कीजिए स्टेप बाय स्टेप। मैडम आप पहले करके बताओ, साथ साथ मैं भी करती हूँ। तड़ासन में पहले हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाओ और आराम से सांस भरते हुए एड़ियों और कंधों को ऊपर की ओर खींचो। कम से कम 3 बार करो। बैलेंस बनाकर करिए, कहीं गिर न जाए। मैडम मेरे से नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी। एक बार ट्राई तो करो, पहली बार में इतना आसान कुछ भी नहीं होता है। मैडम प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं नहीं कर पा रही हूँ। रूही उसे हाथ ऊपर करने को कहती है और सामने खड़ी हो जाती है और एड़ियों को उठाते हुए सांस लेने को कहती है। पूजा धीरे धीरे कोशिश करती है, लेकिन अपने भारी पेट की वजह से वो मुंह के बल रूही पर ही गिर जाती है। रूही बेहोश हो जाती है। उसे देखकर तो पूजा डर ही जाती है और बोलती है, हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? कहीं मर तो नहीं गई ये बेचारी? मैडम उठो ना, मैडम प्लीज उठो ना। फिटनेस क्लब में जितने भी लोग योग कर रहे होते हैं, सभी रूही को बेहोश देखकर उसके पास आ जाते हैं। पूजा बोतल का पानी लेकर आती है और उसके मुंह पर डालती है। पानी मुंह पर पड़ते ही रूही उठकर बैठ जाती है और पूजा से बोलती है, अरे यार मैं कहाँ हूँ? ये सब क्यों घूम रहा है? मैडम मैं पूजा। मैडम पहचानो, अभी जिसे आप योगा आसन बता रही थी। ओ हाँ, मैं तो योगा सिखा रही थी और तुम मुझ पर गिर गई और मैं बेहोश हो गई। सॉरी मैडम। मैडम अगर आप ठीक हो तो मुझे आगे सिखाओगे? ना बाबा ना, मैं तुझे नहीं सिखा सकती। आज तो मैं मरते मरते बची हूँ और एक आधा दिन सिखाया तो सीधा स्वर्ग पहुँच जाऊंगी। मेरी जान बख्श दे मेरी बहन। नहीं मैडम नहीं, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। मैं अच्छे से करूंगी प्रैक्टिस। रूही उसे मत्यासन के बारे में सिखाती है और उसे मुंह के बल लेटने के लिए कहती है और अपने हाथों से पैरों को पकड़ने के लिए कहती है। रूही उसे करने को कहती है। पूजा लेट जाती है और धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचते हुए चिल्लाने लगती है, अरे मैडम मैं फंस गई, मुझे निकालो इस हाथों के जाल से। मैडम मुझे बचाओ मैडम। रूही जल्दी से उठकर उसके हाथों को सीधा करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे उठाने जाती है तो उसे उठाने के चक्कर में खुद ही गिर जाती है और उसको दिन में चांद तारे नजर आने लगते हैं। रूही उससे बोलती है, बहन तू मुझे जिंदा घर जाने दे। मैं अपनी माँ की इकलौती संतान हूँ। मेरी जान अब तेरे हाथ में है। प्लीज मुझे छोड़ दे। मैं आज से कभी किसी को योगा नहीं सिखाऊंगी। मैं शपथ लेती हूँ। ऐसा सुनते ही फिटनेस क्लब के सारे लोग रूही और पूजा पर हंसते हैं। रूही और पूजा निराश होकर अपने घर चली जाती हैं। पूजा घर जाकर रोने लगती है। उसे रोता देख उसकी माँ सरला आती है और उसे पूछती है, क्या हुआ मेरी मोटो? तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? माँ आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं कभी नहीं पतली हो सकती। पूजा सरला को सारी बातें बताती है और सरला उसे समझाते हुए उसे चुप करा देती है। उसका मन बहलाने के लिए वो उसे शाम की पार्टी में जाने के लिए तैयार होने को कहती है। तू तो मेरा बहादुर बच्चा है ना, ऐसे नहीं रोते बेटा। चल तुझे आज शाम को अच्छी जगह ले चलती हूँ। चलेगी ना मेरा बेटा? कहाँ जाना है माँ? आप मुझे कहाँ जाने की कह रही हो? शाम को मेरी फ्रेंड के बेटे का बर्थडे है, उसने हमें इनवाइट किया है। ठीक है माँ, मैं शाम को चलूँ। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और पूजा एक नारंगी कलर का क्रॉप टॉप पहनकर शीशे के सामने खड़ी होती है और खुद से बोलती है, यार ये टॉप कितना सुंदर है, लेकिन मेरा पेट ही कितना बाहर है। मैं इस टॉप में बिल्कुल अच्छी नहीं लगूंगी। सरला पूजा के कमरे में आती है और शीशे से बात करते हुए देखकर उससे बोलती है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है मेरी बेटी, एकदम पटाखा। कहाँ माँ, ये मेरा पेट तो ड्रेस से बाहर निकल रहा है। जीप चिढ़ा रहे हैं मुझे सारे। ओफो बेटा तू बहुत सुंदर लग रही है। तू यही ड्रेस पहनकर जाएगी, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है माँ, आप जैसा कहो। हाय मेरी मोटो, नजर न लगे तुझे। वो दोनों पार्टी में पहुंचकर खाना खा लेते हैं। कुछ लड़कियों को डांस करता देख पूजा सरला से बोलती है,
माँ मैं भी जाऊँ उन लोगों के साथ डांस करने के लिए, मेरा बहुत मन है। हाँ हाँ बेटा जा, कर ले डांस। पूजा स्टेज पर जाने के बाद डांस कर रही होती है और पेट भारी होने की वजह से वो ठीक से डांस नहीं कर पा रही थी और उसके लचीलेपन की वजह से उसका पेट बाहर की ओर निकल रहा था। ये सब देखकर कुछ लड़के उस पर हंस रहे थे और कमेंट पास कर रहे थे। हाय रे मोटी चर्बी, क्या कमर हिलाती है, जैसे पूरी धरती पे भूकंप आ गया हो। अरे ऐसे नहीं बोलते, मैं बोल के बताता हूँ। ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा सिलेंडर घूम रहा है स्टेज पे। नहीं नहीं, पूरा का पूरा ड्रम लग रही है ये तो। वो तीनों लड़के पूजा का मजाक उड़ाते हुए बहुत हंसते हैं। पूजा डांस करना बंद कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक कमल नाम का लड़का उन तीनों लड़कों से लड़ने लगता है और उन तीनों को पार्टी से भगाने के बाद पूजा के पास आता है और वो उसे रुमाल देते हुए बोलता है, सॉरी यार, मेरे दोस्तों ने तुम्हारा मजाक बनाया। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मेरा बॉडी लुक ही ऐसा है, हर कोई मजाक बनाता है। अब से तुम्हारा मजाक कोई नहीं बनाएगा। मैं एक डांसर हूँ और मैंने तुम्हें डांस करते हुए देखा और काफी अच्छा लगा मुझे। तुम अच्छा डांस करती हो। अगर थोड़ी और मेहनत करोगी ना तो ज्यादा अच्छा करोगी। क्या सच में? लेकिन आज तक मुझे किसी ने ऐसा नहीं कहा। हाँ बिल्कुल, और तुम तो खुद को तैयार करके एक बहुत अच्छी बैली डांसर बन सकती हो। अगर तुम सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मैं जरूर सीखना चाहूंगी यार। एक काम करो, तुम मेरा फोन नंबर ले लो और कल मेरे डांस एकेडमी में आ जाना। वो दोनों आपस में बात करते हैं और तभी पूजा की माँ आकर उन दोनों से बात करती है और फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन पूजा उसकी डांस एकेडमी जाती है और उसे डांस क्लासेस लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसका वजन और पेट धीरे धीरे कम होने लगता है। थोड़े दिनों बाद एक साथ रहते रहते उनकी दोस्ती प्यार के रूप में बदल जाती है और वो अपने पेरेंट्स की रजामंदी से शादी कर लेते हैं। लेकिन वो डांस करना कभी नहीं छोड़ती। एक दिन टीवी पर एक इंटरनेशनल डांस शो देख रही होती है और ये बात कमल को बताती है। कमल, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। ओह वाओ, व्हाट्स अ ग्रेट आइडिया। तुम्हें अच्छा लगा ना? मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा तुम्हें आगे पहुंचाने में, और देखना वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बैली डांसर तुम बनोगी। थैंक यू। पूजा अपने कंपटीशन की तैयारी में पूरी मन लगाकर मेहनत करती है और वो अपना परफॉर्मेंस स्टेज पर शो करती है। रिजल्ट आने पर उसे पता चलता है कि वो सिलेक्ट हो गई है। ऐसे ही वो ग्रैंड फिनाले में भी पहुंच जाती है और अब वो वर्ल्ड की बेस्ट बैली डांसर बन चुकी होती है। उसको इंटरनेशनल शो में अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है। एंकर पूजा को स्टेज पर अवार्ड लेने के लिए बुलाती है और उसे अपनी सक्सेसफुल स्टोरी का राज पूरी दुनिया को बताने के लिए बोलती है। पूजा उसके हाथों से माइक लेकर शुरू हो जाती है। गुड इवनिंग टू ऑल माई फ्रेंड्स, इट्स माई प्लेजर टू शेयर माई जर्नी टू फ्रंट ऑफ यू। मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं इस बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने बारे में आप सभी को बता सकूं। पहले मैं बहुत फैटी थी, मेरा पेट और शरीर देखकर लोग हंसा करते थे। मैंने अपना वजन घटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी। एक दिन मेरी मुलाकात कमल से हुई, जो आज मेरे हस्बैंड है। उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया और मेरी हर तरह से हेल्प करी, जिसके कारण मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि मुझे वर्ल्ड बेस्ट बैली डांसर का अवार्ड दिया जा रहा है। इतना बोलकर पूजा स्टेज से नीचे उतरकर अवार्ड कमल के हाथ में देती है और उसे गले लगा लेती है। चंदा की सिर्फ शक्ल ही भोली थी, और शक्ल पर तो जाना नहीं, क्योंकि नाम और शक्ल से भोली भाली दिखने वाली चंदा का दिल बहुत काला था। अब आप चंदा के दिल के खोटेपन का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक रोज उसकी पड़ोस की आंटी विमला चंदा से कहती है, चंदा, आज तेरी माँ नहीं गई राशन लेने? दिख नहीं रही है। हाँ हाँ गई है ना, आप शॉर्टकट रास्ते से जाना वरना भीड़ हो जाएगी। इतना सुनने के बाद विमला शॉर्टकट रास्ते से जाती है और विमला को जाते देखकर चंदा मुस्कुराते हुए घर जाते हुए अपने मन में सोचती है, अब आएगा ना मजा। जिस रास्ते से विमला आंटी गई हैं, उस रास्ते पर जो कुत्ते सोए होते हैं, आज तो विमला आंटी को काट कर ही रहेंगे। मुझे कल क्या बोल रही थी कि मैं कामचोर हूँ। बेचारी विमला आंटी। अब जैसे ही चंदा घर आती है तो उसकी माँ उर्मी चंदा से कहती है, आज तूने विमला आंटी को देखा क्या? मिले तो कह दियो, मुझे उनसे जरूरी काम है। नहीं नहीं माँ, मुझे तो विमला आंटी काफी 4 दिनों से दिखी ही नहीं है, कहीं गई होंगी। कुछ समय बाद चंदा हॉल में बैठी टीवी देख रही थी और उर्मी पोछा लगा रही थी। तभी विमला चिल्लाते हुए उर्मी के घर आती है और उर्मी भी विमला को देखकर कहती है, क्या हुआ विमला, इतना चिल्ला क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ ये पूछ, क्या नहीं हुआ? तेरी बेटी चंदा, उसने मुझे ऐसे रास्ते से राशन लाने के लिए भेजा जिस रास्ते पर कुत्ते थे, और उन्होंने मुझे जो दौड़ाया है पूछ मत।
कॉलोनी में आकर सांसें ली है मैंने। तो उसमें चंदा ने क्या किया? उसने तो कहा था कि माँ राशन लेने गई है, आप शॉर्टकट से होकर जाना, और मैं भी उसी रास्ते से चली गई और मेरे साथ ये हो गया। लेकिन वो तो कह रही थी कि मुझे विमला काकी दिखी ही नहीं 4-5 दिन से। इतना सुनते ही चंदा तो भाग चुकी थी, क्योंकि उसकी माँ उसे पीटने जो वाली थी। इस घटना के बाद देर शाम चंदा दरवाजे के बाहर रो रही थी। तभी पड़ोस का एक आदमी चंदा को देखकर कहता है, चंदा बिटिया, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? माँ ने मारा क्या? क्या बताऊं अंकल, विमला आंटी नहीं रही, मुझे अभी पता चला और मुझसे रोना रुक ही नहीं रहा है। अब जैसे ही उस आदमी को ये पता चलता है तो वो सबको ये बताता है कि विमला जी के दाह संस्कार में जाना है, और सब विमला के घर पहुंच जाते हैं, जहां सभी लोग चौंक जाते हैं। विमला तो हॉस्पिटल होगी, लेकिन विमला ही दरवाजा खोलती है और सभी लोग विमला को देखकर भागने लगते हैं। और विमला ये देखकर सभी से कहती है, क्या हुआ? सब मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? कोई भूत देख लिया क्या? भूत खुद बोल रहा है? भूत देख लिया क्या? तुम भूती तो हो। मैं और भूत? किसने कहा? मैं मरी कब? मुझे चंदा ने बताया कि विमला आंटी मर गई हैं, जिसकी वजह से वो रो रही थी। चंदा हमेशा से अपनी भोली सूरत के साथ लोगों को फंसा दिया करती थी। अब की बार भी चंदा ने विमला को फंसा दिया था, लेकिन चंदा की भोली सूरत पर लोग धोखा खा जाया करते थे और चंदा इसका पूरा फायदा उठाती। अब देर शाम विमला उर्मी के घर आती है और उर्मी से कहती है, उर्मी, कहाँ गई तेरी बेटी, जिसकी बस शकल ही भोली है मगर दिल वो इतनी खोटी है कि लोगों को बुरा कहने से पहले एक बार न सोचे। अब क्या किया इस नासपिटी ने? इसने तो सचमुच मेरा जीना हराम करके रख दिया है। कल की बात ही ले ले, कल वो रो रही थी और मोहल्ले के लोगों को कह दिया विमला आंटी निपट ली, और वो लोग भी मेरे घर आ गए मेरी मौत का मातम मनाने। चंदा तो अपनी भोली सूरत से इधर तब तक कई कांड कर चुकी थी, लेकिन अब तो उसने हद ही कर दी थी। दरअसल इस बार चंदा एक कपड़ों की दुकान पर जाती है और वो कम से कम 5,000 से ऊपर के कपड़े खरीदकर वहाँ से निकल जाती है। तभी दुकान का मालिक चंदा को ढूंढने लगता है और उसे काउंटर पर एक पर्चा मिलता है जिसमें लिखा था, अगर मैं पैसे देना भूल जाऊं तो इस एड्रेस पे आकर पैसे ले जाना, मुझे भूलने की आदत है। अब वो दुकान का मालिक उस पर्चे पर लिखे एड्रेस पर पहुंचता है और विमला के घर का दरवाजा खटखटाता है। तभी विमला घर से बाहर आती है और उस दुकान के मालिक से कहती है, जी आप कौन और क्या काम है? मेरे कपड़ों की दुकान है और मुझे आपका ये एड्रेस मिला है। अरे भैया, मुझे नहीं लेना कोई कपड़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आंटी, तमीज में रहकर बात करो, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। मुझे ये एड्रेस एक लड़की ने दिया था जो आज ही 5,000 के कपड़े खरीद कर गई है। मेरी कोई बेटी नहीं है और मुझे क्या पता कौन थी वो जिसके पैसे तू मुझसे मांगने आया है। अरे वो लड़की लंबी सी है, बहुत ज्यादा बोलती है, उसी ने ये गलती से पर्चा छोड़ दिया, वरना मुझे तो मेरे पैसे मिलते ही नहीं। गलती से नहीं भूली होगी, वो जानबूझकर भूल गई है। मेरी जान की दुश्मन, छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। विमला फिर से शिकायत लेकर उर्मी के पास जाती है, लेकिन भोली सूरत वाली चंदा तो अब नया तमाशा करने के लिए अपनी दोस्त के घर पहुंची हुई थी, जहां पहुंचकर वो देखती है कि उसकी दोस्त सीमा के घर उसे देखने लड़के वाले आए हैं और वो लड़के वाले भी सीमा के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी लड़के की माँ चंदा को लड़की समझकर कहती है, अरे बहू तो हमारी बहुत सुंदर है, मुझे तो अभी ये रिश्ता पसंद है, देखो तो कितनी मासूम है ये। तभी सीमा की माँ आरती चंदा से सच बताने को कहती है, लेकिन चंदा अपनी नौटंकी जारी रखते हुए कहती है, माई आप क्या बोल रही हो? मुझे भी लड़का पसंद है। अब रिश्ता तो तय हो जाता है और जब लड़के वालों को सीमा की माँ आरती ये बताती है कि वो लड़की सीमा की दोस्त चंदा थी, तो रिश्ता चंदा के घर आता है और अब सब कुछ फाइनल कर दिया जाता है, क्योंकि चंदा के मासूम से चेहरे को देखकर लड़के वाले भी उस पर फिदा थे। लेकिन चंदा को कहाँ पता था कि हर बार अपनी भोली सूरत से लोगों को फंसाने वाली चंदा इस बार खुद फंस गई थी। दरअसल जिससे वो शादी करने वाली थी और जिसके लिए उसे अपनी दोस्त को भी धोखा दिया, उसका असली चेहरा कुछ और ही था। एक रोज चंदा मार्केट जा रही थी, उसके साथ विमला आंटी भी थी। तभी उसका होने वाला पति रोहित अपने दोस्तों के साथ एक पान की दुकान पर खड़ा होकर कह रहा था, तुझे पता है मैं जिसे शादी करने वाला हूँ ना, वो बहुत भोली है, लेकिन उस बेचारी को क्या पता शादी के 2 महीने बाद ही मैं उसे बेच दूंगा।
ये बातें पास खड़ी विमला और चंदा सुन लेते हैं और विमला चंदा से तभी कहती है, तूने सुना, तेरा होने वाला पति अपने दोस्तों को कह रहा था कि वो तुझे बेच देगा। नहीं नहीं आंटी, आपने गलत सुना है, वो तो ऐसे हैं भी नहीं। तो तू भी तो शक्ल से ऐसे बिल्कुल नहीं लगती है। तभी चंदा अचानक से उसके सामने आ जाती है और रोहित भी चंदा को देखकर घबरा जाता है और वो चंदा से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम यहीं पर हो। मैं तो बस कह रहा था कि। इतने में चंदा उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और रोहित भी उसे मारने की कोशिश करता है कि विमला उसका हाथ पकड़ लेती है। और ये सब होते देखकर चंदा को पछतावा होता है कि अब तक उसने अपनी भोली सूरत से सबसे ज्यादा विमला को ही परेशान किया, लेकिन विमला ने तो उसकी मदद की। तभी वो विमला से कहती है, मुझे माफ कर दो विमला आंटी, मेरी वजह से आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तू तो अभी बच्ची है और ना समझ भी, जब बड़ी होगी तो खुद ब खुद ये काम भूल जाएगी। अब जब चंदा और विमला घर आती है और उर्मी को उस लड़के के बारे में पता चलता है तो उर्मी भी चंदा से कहती है, देखा, आज विमला की वजह से तो बच गई। तेरी जो हरकतें है ना, किसी दिन वो तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगी और तुझे ना जाने कब अकल आएगी। देर से ही सही, लेकिन चंदा समझ जाती है कि कभी कभी हमारी गलती या ओवर स्मार्टनेस हम पर ही भारी पड़ जाती है। काजल की शादी कुछ ही समय पहले प्रकाश के साथ होती है। काजल प्रकाश की अरेंज मैरिज होती है, लेकिन प्रकाश एक ही नजर में काजल को पसंद कर चुका होता है। लेकिन काजल को प्रकाश पसंद नहीं था। काजल बस अपने पेरेंट्स की मर्जी की वजह से प्रकाश के साथ 7 फेरे ले लेती है। एक रोज काजल की सास कालिंदी कहती है, अरे बहू, तेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है, तू घर में ही क्यों रहती है? कहीं बाहर क्यों नहीं जाती घूमने के लिए? माँ जी, क्या बाहर घूमना, अभी शादी को कुछ ही समय तो हुआ है। शादी में मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए भी 3-4 महीने तक कहीं घूमने का सोच भी नहीं सकती। बहू, तेरी मर्जी है, बाद में मत बोल दियो कि तेरी सास ने तुझे शादी के बाद बाहर घूमने नहीं दिया। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाली। ये बुढ़िया तो ज्यादा ही मॉडर्न है, जबरदस्ती मुझे बाहर भेजना चाहती है। इसके बेटे के साथ बाहर जाएगा कौन? क्या हुआ बहू, ऐसे क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ जी, शाम के खाने में क्या बनाना है बता दो। तुझे जो बनाना है बना ले, मैं और प्रकाश वही खा लेंगे। प्रकाश को तो तू अपने हाथ से जहर भी देगी ना, तो वो भी खुशी खुशी खा लेगा। इतना पागल है तेरे पीछे। इतना कहकर कालिंदी अपने कमरे में चली जाती है। काजल भी शाम के खाने की तैयारी करने के लिए किचन में जाती है। थोड़ी ही देर में प्रकाश भी घर आ जाता है। प्रकाश काफी ओल्ड फैशन टाइप होता है और उसका पूरा लुक 4 बच्चों के बाप जैसा था, लेकिन काजल इससे बिल्कुल अलग, एकदम मॉडर्न और बहुत ही सुंदर नजर आती थी। प्रकाश के घर आते ही काजल कहती है, आ गए आप, आपके लिए चाय बनाऊं या कॉफी? ओ सॉरी, पानी तो लाना ही भूल गई, पहले पानी लेकर आती हूँ। कितनी फिक्र करती है ये मेरी, चाय बना दो। इसके बाद काजल प्रकाश को पानी का ग्लास देती है और उसके लिए अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आती है। सभी मिलकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद किचन में जाकर काजल बर्तन धोना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर प्रकाश आ जाता है और बर्तन धोने में काजल की मदद करने लगता है। ये देखकर काजल कहती है, क्या तुम बर्तन धोने में मेरी मदद करना चाहते हो? मदद करना चाहते हो से क्या मतलब है? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ना, बर्तन धो रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो एक काम करो, सारे बर्तन धोकर आ जाना, मैं कमरे में जा रही हूँ। इतना कहकर काजल अपने कमरे में चली जाती है और मन में सोचने लगती है, ज्यादा ही रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था ना, मैंने भी अच्छे से मजा चखाया, अब बर्तन धोकर चुपचाप सो जाएगा। यही सब सोचते हुए काजल सो जाती है। प्रकाश बर्तन धोकर आता है और काजल को खुश होता हुआ देखकर चुपचाप सो जाता है। सुबह होती है और कोई बहुत ही सुबह सुबह दरवाजा खटखटाने लगता है। काजल उठकर दरवाजा खोलने जाती है तो बाहर एक बहुत ही सुंदर सा लड़का खड़ा होता है और वो काजल का हाथ पकड़ लेता है। तभी प्रकाश बाहर आता है और प्रकाश को देखते ही वो लड़का काजल का हाथ छोड़ देता है। तभी प्रकाश कहता है, काजल कौन है ये और यहाँ पे क्या करने आया है? प्रकाश, ये मेरा मुंह बोला भाई पंकज, इसके एग्जाम है तो ये यहाँ कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेगा। मैं काम में इतना बिजी हो जाती हूँ कि बताना ही भूल गई तुम्हें।
अच्छा, तो अंदर तो बुला लो उसे। वैसे तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई भी है। बताया तो, मैं भूल गई थी काम की वजह से। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो पंकज यहाँ से चला जाएगा। अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तुम तो खामखा नाराज हो रही हो। अब नाश्ता बना लो, सब मिलकर साथ में नाश्ता करेंगे। इतना कहकर प्रकाश अपने कमरे में चला जाता है। पंकज कालिंदी के पैर छूता है और उसके साथ ही बैठकर बातें करने लगता है। काजल नाश्ता बनाकर लाती है, सभी साथ में बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। तभी कालिंदी अखबार पढ़ रही होती है और कहती है, अरे देखो देखो क्या न्यूज़ छपी है अखबार में। घर की बड़ी बहू अपने आशिक को घर में मुंह बोला भाई बनाकर लाई और उसके साथ घर का सारा पैसा लेकर भाग गई। माँ, सुबह सुबह कैसा न्यूज़ पढ़ रही हो? सुबह सुबह सीताराम का नाम लिया करो। अब तो कोई भरोसे के लायक भी नहीं बचा। किसका किसके साथ टांका फिट हुआ है, किसका नहीं, समझ ही नहीं आता है। माँ जी नाश्ता तो कीजिए, ठंडा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। बहू तू डर क्यों रही है? नहीं नहीं माँ जी, मैं कहाँ डर रही हूँ। मैंने कुछ ऐसा थोड़ी ना किया है कि मैं डरूं। इतना कहकर सभी नाश्ता करने लगते हैं। प्रकाश ऑफिस के लिए निकल जाता है और कालिंदी भी अपने पड़ोसन से बातें करने के लिए चली जाती है। पंकज और काजल घर में अकेले होते हैं। तभी काजल कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? ऐसे मुंह उठाकर मेरे घर कैसे चले आए? वो तो शुक्र है कि मैंने तुम्हें अपना मुंह बोला भाई कह दिया, वरना तो ना जाने क्या ही होता। अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें किसी चीज की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं सब संभाल लूंगा। वो सब तो ठीक है, तुम्हारा प्लान क्या है जो तुम मेरे ससुराल चले आए? कहीं तुम प्रकाश को जान से मारने का तो कुछ नहीं सोच रहे हो? अबे पागल है क्या तू इतनी भी सुंदर नहीं दिखती कि तेरे पीछे मैं किसी का कत्ल कर दूं। तो फिर कि यहाँ मेरी सास के पैर दबाने आए हो? तेरी सास और तेरे पति की नाक के नीचे से उसका सारा पैसा और तुझे लेकर फरार हो जाऊंगा। नहीं नहीं, तुझे नहीं, सिर्फ पैसा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर काजल मजाक में पंकज को मारना शुरू कर देती है। पंकज काजल का कोई मुंह बोला भाई नहीं, बल्कि उसका बॉयफ्रेंड होता है, जिससे वो शादी करना चाहती थी, लेकिन अपने माँ बाप की मर्जी की वजह से उसने प्रकाश से शादी कर ली थी। वो प्रकाश के साथ 7 फेरे तो ले चुकी थी, लेकिन उसके साथ जीवन बिताने के बारे में कभी नहीं सोचती। सिर्फ पंकज के साथ ही रहना चाहती थी। दिन बीतते हैं और इन बीते दिनों में काजल और पंकज एक दूसरे से खूब हंसी मजाक करते। उनकी हरकत देखकर प्रकाश को काफी अजीब लगता, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि पंकज काजल का मुंह बोला भाई होता है। एक रोज पंकज काजल के साथ पूरा पैसा लेकर भागने का प्लान कर चुका था। तभी काजल उससे कहती है, आज रात को ही हमें यहाँ से भागना होगा। मैंने सारा प्लान बना लिया है, तुम बस रात में सोना नहीं। देर रात पंकज कालिंदी के कमरे में जाकर अलमारी से सारा पैसा और गहने ले लेता है। काजल अपने कमरे से सारे पैसे और जेवरात भी ले चुकी थी। तभी पंकज काजल के कमरे में आता है और धीरे से कहता है, कुछ रह तो नहीं गया ना? सब ले लिया ना तूने? जब सुबह ये प्रकाश उठेगा इसके तो होश ही उड़ जाएंगे। तभी प्रकाश की आंखें खुल जाती हैं और वो दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। प्रकाश अपनी माँ को भी बुलाता है और ये देखकर कालिंदी कहती है, मेरे तो भाग ही फूट गए जो मुझे ऐसी बहू मिली। जब तुझे मेरे बेटे के साथ ही नहीं रहना था तो शादी क्यों की तूने मेरे बेटे से? हमने जबरदस्ती थोड़ी ना की थी तेरे साथ। अगर तुम्हें पंकज इतना ही पसंद था तो एक बार मुझसे कहती ना, मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए खुशी खुशी तुम्हें तलाक दे देता। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? ऐसे क्या बात कर रहा है? इससे धक्के देकर इसको घर से निकाल। जब इसके माँ बाप को इसके ऐसे कर्मों के बारे में पता चलेगा तब इसे अक्ल आएगी। जब भाग जाए इस लड़के के साथ। हमारा तुझसे कोई नाता नहीं है। खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चलो यहाँ से। भैया जी, ये हमारे पैसे और गहने यहीं छोड़कर जाओ। पंकज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं प्रकाश के साथ ही रहना चाहती हूँ। और प्रकाश आप भी मुझे माफ कर देना। मैंने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला। मुझे लगा मैं पंकज के बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैंने ये सब किया। प्रकाश बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चला जाता है। कालिंदी तो काजल की तरफ देखती भी नहीं। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है और काजल हर मुमकिन कोशिश करती है प्रकाश को मनाने की, लेकिन प्रकाश नहीं मानता।
और हार कर एक दिन काजल कहती है, प्रकाश, मैं तुमसे आखिरी बार बात कर रही हूँ। मुझे लगा था मैं तुम्हें मना लूंगी और तुम मुझे माफ कर दोगे, लेकिन शायद तुम्हारे लिए मुझे माफ करना आसान नहीं है, इसलिए मैं ये घर छोड़कर अपने मायके जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर काजल बैग उठाकर जाने लगती है। तभी प्रकाश काजल का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, तुम्हें माफ तो मैंने उसी दिन कर दिया था जब तुमने पंकज के आगे मुझे चुना था। ये तो बस मेरी नाराजगी थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इस तरह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और अब कालिंदी भी काजल को माफ कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।